तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। है कल पहली क्लास हुई थी, है ना, और टॉपिक यही था भारत के बारे में सामान्य जानकारी, जिसके अंतर्गत हमने ये जान लिया कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है। ठीक है, उसके बाद एक ऐसा देश बताया जो संघों का राज्य है ना, यूएस। तो संघों का राज्य अलग हो गया और राज्यों का संघ जो भारत है में कुल कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये हमको याद करने थे। 28 प्लस 8 हमको याद करने थे। सबकी राजधानी हमारा पहली प्रेफरेंस था याद करना। क्या सबको याद है? सबने नोट बना लिया ना? पक्का? चलो बाद में सुनेंगे, अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हम पढ़ लेंगे तो देखना पूरा का पूरा जीएस भूगोल इनके इर्द गिर्द घूमेगा, जो भारत की बात है ना। भाई हमसे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? राज्यों से आते हैं, राज्यों की कल्चर से आते हैं, राज्यों में जो भी घटनाएं होती है वहां से आते हैं, प्लस फिर वर्ल्ड वाला लेवल हो गया अलग। फिलहाल हम भारत के बारे में सामान्य जानकारी कर रहे हैं, तो हमें भारत की हर एक चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे एक साउथ के हीरो को होती है ना। मूवियाँ वास्तव में दमदार ये साउथ वाले लोग ही बनाते हैं, और जाने अनजाने में तुम्हें ऐसे आंकड़े दे जाते हैं, तुम जीएस में घूमते फिरोगे, समझ रहे हो। तो देशभक्ति एक वहाँ पे बची हुई है। तो बेटा हमने बताया आपको कि भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। दिल्ली राजधानी कब बनी? 12 में। स्थानांतरित कब हुई? 11 में, है ना। दिल्ली का प्राचीन नाम दिल्ली का और इंद्रप्रस्थ। किसने बताया? अड़ंगपाल तोमर। ये क्वेश्चन हमारे वहां पे थे। आज यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने राज्यों की राजधानी याद कर ली। अब हम ये जानेंगे कि कौन सा राज्य बड़ा, कौन सा राज्य छोटा। धीरे धीरे इस टॉपिक को कई दिन चलेगा, बड़ा करते हैं, और जब तुम ये टॉपिक पूरा कर लोगे तो तुम जानोगे कि तुमने भूगोल ही पढ़ लिया, तुमने थोड़ा साइंस भी पढ़ लिया, तुमने करंट अफेयर भी पढ़ लिया, तुमने इतिहास भी पढ़ लिया। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल गया, मगर मुझे पता है समझ लोगे तुम। तो ये सब कुछ पढ़ लिया, तब ये जानोगे कि ये नाम तो छोटा सा था, मगर इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आ गए, है ना। और ये हर एक बंदे को याद होना चाहिए। नोट्स मैं देखूंगा कल से सबके। तो देखो अब लिखोगे भारत में बड़ा व छोटा राज्य। नंबर 1 तो पहले लिखोगे क्षेत्रफल में, सबसे पहला नंबर आ जाएगा क्षेत्रफल में। नंबर 1 क्षेत्रफल में नंबर 1 राज्य है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो क्वेश्चन बनाने अगर हमें आ गए तो फिर पढ़ने का तो मतलब एकदम इजी वे हो जाएगा। क्वेश्चन बनाना जो छात्र सीख गया हमारे साथ, क्वेश्चन बनाने हर किसी को नहीं आते, है ना। और मैं बार बार समझाता हूँ कि पढ़ाई का एक फंडा रखो, क्वेश्चन नए हो सकते हैं। ऑप्शन कहाँ से लाओगे? ऑप्शन तो वही रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नया बना लो, ऑप्शन तो तुम्हें वही लाना पड़ेगा जो उसका आंसर है, क्योंकि जैसी जिसकी बुद्धि है ऐसा क्वेश्चन जनरेट कर देगा। अब एग्जामिनर पता नहीं कितना क्रिएटिव है, एग्जामिनर के साथ साथ चलना है ना। 2024 है तो 2024 का ही छात्र बन के पढ़ो, है ना। अब हो क्या रहा है ज्यादातर चैनलों पे एकेडमी में, क्वेश्चन उसको एग्जामिनर को समझ रहे हैं कि वो पुराने जैसा ही क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना। तो हम भी छात्र को पुराने हिसाब से पढ़ा रहे हैं, मगर हम नहीं, मैक्सिमम छात्र, मैक्सिमम स्टूडेंट, मैक्सिमम टीचर, हमको पढ़ना है नए जमाने के हिसाब से, नए क्वेश्चन बना करके। ऑप्शन तो वही नहीं। क्षेत्रफल में नया राज्य बेटा, सॉरी सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की राजधानी बताओ। वेरी गुड। ऐसे ही क्वेश्चन हो, ऐसे ही जब तुम किसी राज्य पे जाओ तो वहां से सारी चीजों को एक बार में कवर करो। राजस्थान क्षेत्रफल में नंबर 1 राज्य राजस्थान, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। अब बताओ गोवा की राजधानी क्या है? बस समझ में, गोवा की राजधानी क्या है? गोवा पे हमेशा से हर लेवल पे कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते रहे हैं, जहां पे जो पल्ले पड़ जाए वहीं कवर कर दो, है ना। गोवा वो राज्य है जो सबसे बाद में आजाद हुआ। किन से? पुर्तगाल, है ना। तो गोवा 1961 में
किनसे आजाद हुआ? पुर्तगाली। अब बात आती है भारत में सबसे पहले कौन विदेशी आए? पुर्तगाली। सबसे बाद में कौन गए? पुर्तगाली। समझ रहे हो ना? और क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, गोवा पूर्ण रूप से भारत के अस्तित्व में कब आया? 1961। कर दोगे ना? किससे आजाद हुआ? पुर्तगाली। गोवा की राजधानी है, बता ही दोगे। चलो अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल में हो गया। अब बात आती है जनसंख्या की। जनसंख्या में नंबर 1 है, वेरी गुड। जनसंख्या में नंबर 1 पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या में सबसे नीचे, सबसे कम, वेरी गुड, सिक्किम। अब ये बताओ, यूपी की राजधानी तो सबसे पता होगी, कौन सी है? लखनऊ। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। अपने आप रिपीटेशन का मौका मिल रहा है ना। छात्र जब चाहे अपने सिलेबस को रिपीट कर सकता है, जैसे जैसे पढ़ता चला जाए, जो भी चीज आए, यार यहाँ पे मेरे को कुछ याद है, रिपीट करके आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे मेरे को कुछ याद हो सकता है, जिस भी राज्य का नाम आए या नहीं, भाई मेरे को यहाँ पे कुछ याद है, कभी मुद्दा ही नहीं बनेगा कुछ याद करना है। समझ रहे हो ना? एफर्टलेस तैयारी होगी, बिल्कुल बिना प्रयास करे याद होना, फिर लोड ही नहीं रहेगा, सर मेरे को याद नहीं होता। याद करने का मुद्दा ही नहीं है भाई, फोकस के साथ एक बार पढ़ लो, बात खत्म हो गई। हो गया यहाँ पर। अब बात आती है केंद्र शासित प्रदेशों की। यहाँ पर आ जाओ, है केंद्र शासित प्रदेशों की बात आ जाती है। केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। अब यहाँ पे भी क्षेत्रफल में बड़ा और क्षेत्रफल में छोटा, जनसंख्या में बड़ा और जनसंख्या में छोटा, अपने आप एक कैटेगरी बनती जा रही है ना। और ऐसे पढ़ते तो पता नहीं चल रहा था भाई क्या पढ़ा चल रहा है। पढ़ो, केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लद्दाख। कौन सा हो गया? लद्दाख। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा हो गया? और क्षेत्रफल में सबसे छोटा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। बात समझ में आ गई? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है ना, दोनों लिखते चले जाओ साथ के साथ, है ना। उसके बाद जनसंख्या में आ जाओ। जनसंख्या में सबसे बड़ा, जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर होगी? केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली। और सबसे कम लक्षद्वीप। सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली और सबसे कम लक्षद्वीप। सारे क्वेश्चन कवर हो गए। अब एक क्वेश्चन और बचा, जनसंख्या घनत्व। क्या बचा बेटा? जनसंख्या घनत्व। घनत्व मतलब डेंसिटी होती है, और घनत्व मतलब हिंदी में एक छोटी सी डेफिनेशन तुम्हें बना के बताऊं, कोई बताएगा? वेरी गुड। तो जनसंख्या घनत्व मतलब मेरा मानना यह है, वो तो तुमने एकदम बताया, जनसंख्या घनत्व का मतलब है 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, है ना। ये हो गया जनसंख्या घनत्व। और ये भी कह सकते हैं, साइंस पढ़ोगे, घनत्व मतलब घनापन, नजदीक 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 नजदीक, है ना। तो देखना कितना है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है और सबसे कम किस राज्य का है? तो सबसे अधिक है बिहार का। सबसे अधिक किसका है बेटा? बिहार का, 1106। शायद अब कोई नया आंकड़ा हो तो बदल गया हो, मगर यही तुम्हें हम जो बता रहे हैं तुम्हें, ये 2011 की जनगणना का आंकड़ा है ना। इन्हें बताते हैं। और सबसे कम है बेटा किसका? अरुणाचल प्रदेश। कितना है पता है? 17 वर्ग प्रति किलोमीटर। 17 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, सबसे कम। देखना ढूंढने में भी आदमी ना मिलेगा, है। अब जैसे तुम निकल जाते हो, हर कदम पे हमारे यहाँ पे व्यक्ति है ना। और तुम अरुणाचल प्रदेश में निकलोगे, 17 किलोमीटरों में, सॉरी 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं, बस ढूंढते रहो, कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो देखना, अभी हमने जाना भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, सबसे छोटा क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा जनसंख्या में, जनसंख्या घनत्व में, ये बेसिक आंकड़े हैं। तो आपने पाया कि हमने, देखना कौन सा कंटेंट कवर किया है, स्टैटिक जीएस का 2011 की जनगणना भी हमने यहाँ पे कवर कर ली। मैंने कहा था ना हर चीज पे कवर होगा। ये हमारी भारत की
सामान्य जानकारी के हिस्से हैं टॉपिक जो किसी को पता नहीं होते और मैक्सिमम अकेडमियों पे मैक्सिमम चैनल को देखोगे तुम्हें मिलेंगे ही नहीं, यहाँ से शुरुआत नहीं मिलेगी। बस सीधा उतरेंगे, हाँ भाई बच्चों चलो आज ज्योग्राफी स्टार्ट है, हाँ भाई आज से फिजिक्स स्टार्ट, आज से ये स्टार्ट है, आज से स्टार्ट है, बस खत्म। और बच्चों को पढ़ते पढ़ते 6-6 महीने हो जाते हैं। उससे पूछ लो राजधानी याद है, नहीं थी, ये तो पढ़ी ही नहीं। उससे पूछ लो ये याद है, नहीं। ये जब हम भारत के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन की, तो सबसे पहले हमें वो जानकारी तो हो जो हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके बाद तो आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हो ना? आ जाओ, तो यहाँ तक मिटा दूं। तो हमारी तैयारी का हिस्सा ये है कि हम पहले जानेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, ताकि कहीं भी खड़े हो जाए कि हाँ हम हैं कंपटीशन के छात्र। वरना मैं बता रहा हूँ 6-6 महीने साल हो जाते हैं। उनसे पूछोगे राज्य कितने 29 है, शायद घट गया था पढ़ेगा। शायद का क्या मतलब है, एक साल पढ़ते पढ़ते हो गए, अच्छा भी बता। समझ रहे हो ना? कंपटीशन में शायद का कोई भी चांस नहीं है। क्यों? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, यस और नो, बात खत्म। शायद यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ को लिखा थोड़ा जाएगा, या तो ये दिल्ली हो सकती है या नहीं दिल्ली हो सकती है। अब यहाँ लगा दिया, नंबर खत्म। समझ रहे हो ना? तो मिटा दूं यहाँ तक। अब हम यहाँ से जब ये बेसिक थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि हमें भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानकारी हो गई, नहीं ऐसा ऐसा है, अभी बहुत कुछ छोड़ दिया, भूगोल में पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि भारत के पास और कौन कौन सी धरोहर है। जैसे झंडे के बारे में जानेंगे, राष्ट्रीय गान के बारे में जानेंगे, राष्ट्रीय गीत के बारे में जानेंगे, पैसे के बारे में जानेंगे, है ना? तो ये सब क्या है? ये सारे के सारे टॉपिक एक बेसिक जानकारी का हिस्सा है, जिन्हें कभी कोई भी टीचर कवर नहीं कर पाता, ना करता है, क्योंकि यहाँ से दिमाग नहीं लगा। हम भी यही लगाते थे पहले, क्योंकि हमने भी किसी से ऐसे पढ़ा तो हम भी ऐसे चल रहे थे। मगर जब अग्निवीर को स्पेशल पढ़ाना स्टार्ट किया तो हमने ये जाना कि एग्जाम में एग्जामिनर का टारगेट फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि भारत के बारे में क्या जानकारी रखता है। क्योंकि सिलेबस कितना ही पे ले जाओ, वहां से कुछ पल्ले ही ना पढ़ना। इस सिलेबस ने जब हमारी जीएस क्यों टच होती थी, क्योंकि हम इसी लेवल से खींच के लाते थे। क्योंकि महीने भर 10 दिन भूगोल पढ़ाते रहो, कुछ ना मिलेगा। इसको पढ़ा दो, बहुत कुछ निकल आएगा। बस नहीं बाकी। अब बात आएगी, हमें कंटेंट निकला है भारतीय झंडे के बारे में। क्या डालोगे बेटा? भारतीय झंडा है। इंडियन फ्लैग की बात आ रही है, तो फ्लैग तो बेटा सबने देखा है ना? अभी 15 अगस्त पे सबके हाथ में झंडा था भी, और बड़े गर्व के साथ। अब तुमने देखा है, मैंने देखा है कि लोगों में क्रेज है ना? अब क्रेज थोड़ा बढ़ रहा है। देखो, क्रेज लोगों में बढ़ना, देशभक्ति लोगों में बढ़ना, एक इसका मतलब यह है कि हमारे पास वर्तमान में कोई राष्ट्र नेता ऐसा है जो ये जगाने में कामयाब है। देशभक्ति हमेशा दो लोगों में रहती है, मगर जगाए कौन? कहते हैं ना वो हनुमान जी वाली ताकत तो बहुत है, अब बताए कौन के अंदर ताकत है। अब देशभक्ति तो बहुत है, बताए कौन भाई कैसे निकालनी है बाहर, वो चीजें आ रही है। तो देखो झंडे की बात आ जाए, झंडा हमें अगर कहीं दिखाई दे जाए बेटा, आज भारत में तो तुम यूज टू हो गए कि यहाँ लग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस देख के खुश हो गए। जब कभी तुम संकट में हो, तुम देश से बाहर हो या देश के ऐसे हिस्से में हो जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, और तुम्हें वहाँ पे झंडा अपना लगा दिखाई दे जाएगा, तो तुम्हें ऐसी फीलिंग आई कि मेरे साथ कोई है इस समय, है ना? मेरा साथ, मेरा सपोर्ट, मुझे कोई बचाने वाला यहाँ है। ये वो है जिसके छत्र छाया में हम अपना सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। इस पे आ चाहिए तो तुम पे आ चाहिए, ये मानते हैं। अब देखो ये बना कैसे, इसको बनाने का बड़ा गहरा इतिहास है, समय लगता है इसलिए बता रहा हूँ मैं। देखो कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया? हाँ, झंडा तैयार काफी समय में हुआ, अलग अलग समय पे झंडे ने अपना प्रारूप बदलते रहे, मगर एक व्यक्ति जिसने झंडा तैयार किया, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने झंडे को तैयार कर दिया। ठीक है बेटा, इनको टास्क, सबको ये टास्क दिया गया कि झंडा ऐसा चाहिए कि जो भारत में धार्मिक भावनाओं को भी साथ दे, वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट को भी साथ दे, समाज को भी साथ दे, मतलब सारा कुछ का समावेश होना चाहिए, और देश का संघर्ष भी दिखाई दे कि ये संघर्षशील देश रहा है, आजादी के लिए इसने संघर्ष किया है। ऐसा झंडा बनाना चुनौती था,
तो पिंगली वेंकैया जी ने बहुत सारे देशों के झंडे का अध्ययन किया और जब जाकर के झंडा निकाला, है ना, सादा सिंपल, एकदम बिल्कुल सिंपल, है ना, कैसा निकाला भाई पता ही होगा आपको, आयताकार। तो झंडे का आकार कौन सा है भैया? आयताकार, आयताकार है ना। कैसे है? 2:3 या 3:2 है, कैसे भी कर लो, 3 क्या कर लो, 2 कर लो, है ठीक। हाँ 3:2। अब देखो कैसे, कलर कितने डाल दिए हमने इसमें, वेरी गुड, कलर कितने डाल दिए? 3। यहाँ पर कौन सा है बताओ? केसरिया। यहाँ कौन सा है बेटा? सफेद। यहाँ क्या है? अशोक चक्र। यहाँ क्या है? अशोक चक्र। और यहाँ कौन सा है? हरा। समझ में आ गई? तो झंडे का ये प्रारूप हो गया। अब देखने में ऐसा लगता है क्वेश्चन यहाँ से दूसरे तरीके से बनते हैं, तो देखना कैसे बनेगा। तो सबसे पहले झंडे का अनुपात, तो 3:2, 3:2। कैसे? जब ये पूछे लंबाई अनुपात चौड़ाई, अगर ये पूछ ले चौड़ाई अनुपात लंबाई, तो क्या हो जाएगा? तो लोग रट के ले जाते हैं, पूछ लिए जाता है तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो क्वेश्चन हल्का होता है वही उस पे ही हमको फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? हम भावनाओं में बह जाते हैं, अरे ये तो आता है वही, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर? एकदम क्लियर ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा, तैयार किसने किया? पिंगली वेंकैया ने बहुत सारे देशों का अध्ययन किया और निकाल दिया। अब इनसे पूछा गया, बताओ भैया ये कैसे हमारे सारे धर्मों को साध रहा है, हमारी वैज्ञानिक तरीके को साध रहा है और हमारे संघर्ष को त्याग रहा है, सॉरी साध रहा है। सारे फॉर्मेट में फिट बैठा। थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, देखना। केसरिया रंग आत्म बलिदान का प्रतीक है ना। बताता है कि ये झंडा जब बना है, जब बह रहा है, जब इसके देशवासियों ने बहुत ज्यादा त्याग किया है, प्राणों की आहुति दी है। सफेद, हम शांति प्रिय देश है, शांति का प्रतीक है ना। सफेद शांति का प्रतीक है। हरा समृद्धि का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है हरा, है ना। तो अपने आप देखो चीजें क्लियर हो रही है ना। चक्र ये कहता है, चक्र में कुल कितनी तिल्लियां? 24। वेरी गुड। कलर नेवी ब्लू, हल्का नीला, है ना, हरा नहीं, नेवी ब्लू। कौन सा है? नेवी ब्लू, मतलब नीला, ठीक है। अब यहाँ पे 24 तिल्लियां क्यों है? 24 घंटे का बच्चे। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो ये बताता है कि जब ये झंडा फहरता है ऐसे करके, तो ये चलती हुई प्रतीत होती है, बहुत सुंदर लगता है। कहीं पे बहुत सारे 100 झंडे लग रहे होंगे, तुम्हें सबसे सुंदर लगेगा अपना झंडा, नहीं लगेगा, है ना। तो ये घूमती हुई प्रतीत होती है कि 24 घंटे भारत जो देश है वो प्रगति पे है और प्रगतिशील देश है ये, और ये 24 घंटे तरक्की कर रहा है। समझ में आ गई? तो ये चीजें हैं। पसीने बहुत आ रहे हैं, गर्मी बहुत लग रही है, इसीलिए यहाँ पे क्लास को नोट करने में दिक्कत होती है ना। तो मिटा दूंगा यहाँ तक। उसके बाद अगर आज धार्मिक की बात आए तो वो मैं बता देता हूँ, केवल लिखना नहीं है किसी को भी। केसरिया रंग सनातन धर्म में, हिंदू धर्म के लिए पवित्र माना जाता है, अगर धार्मिक नजरिए से अपने झंडे को देखोगे। सफेद रंग क्रिश्चियन, पारसी, इन सब के लिए है ना, तुमने देखा होगा ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हरा रंग मुस्लिमों के नजरिए से पवित्र माना जाता है। तो देखना धार्मिक नजरिया भी पूरा हो रहा है और लॉजिकल भी, और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। तो भाई झंडे के बारे में पढ़ लिया। झंडे को का रख रखाव करने का एक विशेष ही तरीका है, ठीक है। और इसको कभी भी ऐसे ही सड़कों पे नहीं फेंका जा सकता, है ना। कभी गंदा झंडा ऊपर नहीं फहराना चाहिए। झंडे को डिस्ट्रॉय करने का भी एक तरीका, तो वो सब बाद में करेंगे, फिलहाल हम अपने आगे तक। तो बड़ा झंडे वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ आगे, अगला पॉइंट देखो कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रगान। कौन सा है नेक्स्ट पॉइंट? राष्ट्रगान। इसी के साथ क्लोज करेंगे, है ना। देखो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ोगे जब याद होता है। राष्ट्रगान मुझे पता है कि तुम्हें 2 क्वेश्चन तो कॉमन से निकाल लोगे, मगर यहाँ क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के बनते हैं उनको पढ़ना है। तो राष्ट्रगान तो सबको पता है भाई, क्या है अपना राष्ट्रगान?
जन गण मन। पता है ना सबको राष्ट्रीय गान क्या है भारत का? जन गण मन। रचयिता कौन है बेटा? रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लिखा, ठीक है, वेरी गुड। सबसे पहले गाया कब गया? सबसे पहले गाया गया कब? 1911 में। कहाँ? वेरी गुड, कोलकाता में। याद है? कर दोगे ना? कलकत्ता। सबसे पहले गाया गया 1911 में अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। हाँ, हकीकत तो ये थी कि ये जो गीत लिखा गया था ये जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए गया था। मैंने पहले ही बताया, जो हमारे पुराने छात्र हैं इस पे हर कोई नहीं बताता, ये जॉर्ज पंचम के वेलकम के लिए उनकी तारीफ में लिखा गया था, ठीक है, इनकी तारीफ में ये गीत लिखा गया था। मगर जॉर्ज पंचम जब समझ नहीं पाया, वहां जाके गीत ट्रांसलेशन कराया, है ना। जब ट्रांसलेशन कराया तो पता चला यार ये तो वास्तव में ही, वो दिल गदगद हो गया। बोला इसे तो बुला लो भाई, बुला लिया। बोला अब बताओ क्या करना है? भाई मैं इनाम दूंगा। इनाम देने की बारी आ गई। अब इनाम देने की बारी आ गई तो ऐसे इनाम ले कौन, वरना भारत में छुट्टी हो जाएगी, समझ रहे हो। तो फिर इनाम के तौर पे सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला? नोबेल पुरस्कार, है ना। किस क्षेत्र में दिया गया? वेरी गुड। ये क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आपके जीएस की स्टडी जीएस वाले। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले भारत में किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को, है ना। तो कब मिल गया होगा? 11 में गीत गाया, एक दो साल तो लगेंगे प्रक्रिया में। 1913 में, है ना, साहित्य के क्षेत्र में। और वो साहित्य क्या था? गीतांजलि। क्या था वो? वो साहित्य का नाम क्या था? गीतांजलि। लिखते रहो बेटा, कर देगा तो कांड। जो लोग जैसे बैठे हैं ना, क्षमता 2-2.5 घंटे 3 घंटे ऐसे ही बैठने की डालो बेटा। अगर तुम बीच बीच में अपने आप को बदलते हो, इधर उधर करते हो, तो ना ये एक तुम्हारे जो कॉन्सेंट्रेट लेवल है ना, उसके लेवल को बताता है कि अभी तुम में वो क्षमता नहीं आई है कि तुम एक जगह ध्यान केंद्रित कर सको, एक तरीके से ही बैठ सको मैक्सिमम समय तक। पढ़ाई तो उसी की है जो उसको मैक्सिमम समय दे सके अच्छी मुद्रा में। ये नहीं कि लेट के पढ़ूंगा, देखो क्या मजा आ रहा है भाई, उसको चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे भोजन करते हैं, भोजन ग्रहण करने की एक अवस्था है। बैठ के ही ढंग से भोजन करोगे तभी वो सही जगह पे पहुंचेगा और तुम्हें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अब कोई दौड़ते हुए तो भोजन नहीं कर सकता भाई, करके दिखा दो, है ना। ऐसे ही भारतीय संस्कृति में पढ़ाई की भी मुद्रा है। आपको पढ़ने बैठना है तो पूरा ध्यान खींच के तरीके से बैठना है। जब तरीके से बैठोगे तभी चीजें अंदर जाएंगी, वरना करते रहो खाना पूर्ति, दिखाते रहो। तो ये ध्यान रखना, हर काम को करने का एक तरीका है। और आप इससे समझ लें, जब खाना खाने का एक तरीका है, सोने का एक तरीका है, तो भैया पढ़ने का भी एक तरीका जरूर होगा। वो तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ बार बार, जो ज्यादा समय तक बैठ पाएगा वो कर पाएगा। अब तुम 10 मिनट बैठ के, कोई पैर वहां निकाल रहा है, कोई पैर वहां निकाल रहा है, कोई ये खड़ रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई दीवार का सहारा ढूंढ रहा है, ये बेकार है। क्यों? कुछ जाएगा ही ना। अनुशासन चाहिए भाई। किताब कहती है अनुशासन में बैठेगा तो तेरा मेरा साथ है, वरना तेरा मेरा कोई साथ नहीं है। अनुशासन है तो साथ है, और ऐसा साथ है कि जीवन भर याद रखोगे। समझ रहे हो ना? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया ना। अब बात आती है, सबसे पहले गाया गया। लिखो, अपनाया कब गया? लिखना, अपनाया कब गया बेटा? 24 जनवरी 1950। आज तुम्हें यह पता चलेगा कि राष्ट्रीय गान में है क्या क्या। लिखिए ना तुम, लिख तो लिया, हो गया। कहां से लिखेगा? फिर कैसे लिखेगा? यूट्यूब से लिख चुपचाप। देखना क्या लिखोगे बेटा, क्या बताया मैंने, बता दिया ना। हाँ, अपनाया कब गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया।
क्या हुआ? आगे आ जाओ है। अब बढ़ते हैं आगे। अगर ये थोड़ा सा मिल जाएगा ना वीडियो को पूरा समाप्त हो जाएगा। बीच में कोई देखेगा पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फोकस करना है। हाथ करो, तो मैं कह रहा हूँ कि या तो बैठो दूर होकर के, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा। उसके बाद 24 जनवरी 1950 आगे लिखो बेटा। गाने का समय 52 सेकंड। आपातकाल में कितना समय है गाने का? आपातकाल में है 20 सेकंड। आपातकाल कौन सा होता है? कोई ऐसी स्थिति, आपातकाल तो भैया सेना के लिए होता है। कोई ऐसी स्थिति हो गई है, दुश्मन ने चढ़ावा कर दिया है, कोई बात है कैसी भी है, तो वो सिचुएशन है। इसमें पहली और लास्ट की पंक्तियां गाई जाती है, बाकी खत्म कर दिया जाता है। आगे लिखो। भारत के राष्ट्रीय गान में कुल कितनी नदियों का जिक्र है? 2 नदियों का लिखना। ये क्वेश्चन अब ट्रेंड में है भाई। नदियों का कितने का जिक्र है? 2 का। 2 नदियों का। कौन कौन सी दोनों नदियां हैं? गंगा और यमुना। कौन कौन सी है वो? गंगा और यमुना। कर दोगे? उसके बाद राज्यों का कितने का जिक्र है? राज्यों का। राष्ट्रीय गान में कितने राज्यों का नाम लिया जाता है? 5 राज्यों का। कितने राज्य हैं वो? 5। 5 लिखना चाहोगे? पंजाब, गुजरात, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा सुना है आपने? हैं? हाँ वही है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बंगाल। चाहो तो लिख लो, वरना बेशक मत लिखो। है राष्ट्रीय गान को जैसे रिपीट करोगे अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है। कुल 5 राज्यों और 3 समुद्रों का जिक्र है। कितने समुद्रों का? तो देखना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जब तारीफ के पुल बांधे जॉर्ज पंचम के, तो नदियों का, जो भारत की सबसे पवित्र नदियां हैं गंगा और यमुना, उनको भी उनकी तारीफ में पेश कर दिया। जो भारत के सबसे परफेक्ट राज्य थे, समृद्ध राज्य थे, और कोने से कोने के देखना, पंजाब टॉप पे, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, बंगाल, उड़ीसा, ये सारे के सारे साथ दिए थे। कोने कोने में भारत में आप ही आप हो। और 3 समंदर देखना, भारत में समंदर कहाँ है? यहाँ समंदर है, यहाँ समंदर है, यहाँ समंदर है। तीनों का नाम लपेट दिया, है ना। कौन कौन से लपेट दिए तो पता ही होगा। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तीनों को दे दिया। तो देखो, अब बताओ भारत का कोई कोना बचा तारीफ करते थे? ऐसे भयंकर गीत को सुनने के बाद किसका दिल खुश नहीं होगा? होगा नहीं होगा? और नोबेल प्राइज कैसे निकल के नहीं आएगा? तो भी निकल के आएगा। दे योग पाया क्योंकि जॉर्ज पंचम उस समय उसका अध्यक्ष था, नोबेल पुरस्कार कमेटी का अध्यक्ष था, उसने कर दिया। मगर हमारे लिए तो क्वेश्चन बन गया, भारत का सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला? रविन्द्रनाथ। याद रहेगा आपको, कब मिला? 1913। किस क्षेत्र में? साहित्य का नाम गीतांजलि। ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर और क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे पूरा होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक देश का और राष्ट्रीय गान लिखा, बांग्लादेश। बांग्ला कर दोगे ना? बांग्लादेश की राजधानी ढाका, है ना, मुद्रा टका। और तुमने देखा होगा बांग्लादेश में हाहाकार मचा पड़ा है चारों तरफ, है। और ये हाहाकार पड़ोसी देशों में हमेशा ही रहेगा, है ना, क्योंकि पॉलिसी अच्छी नहीं है। मैं बताता हूँ, वो देश हमेशा पीछे खिंचड़ेगा जिसके लिए राष्ट्र धर्म बाद में और अपना धर्म पहले। वो देश हमेशा परेशान रहेंगे और वो लोग भी हमेशा परेशान होंगे। जब लोग परेशान होंगे तो देश अपने आप परेशान होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? चलो, तो आज के लिए इतना काफी है। आज के लिए इतना काफी है, फिर काफी लंबी क्लास हो जाएगी। और नोट्स